मैं दीनबंधु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली। आज मैं एक बार फिर अपने एमए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए एक अगली पुस्तक पर बातचीत करूंगा और वह पुस्तक है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जिसे हम हिंदी में भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण कहते हैं। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी का अभी पिछले 10 मई को निधन हुआ है और मैं उनको नमन करते हुए अपनी बातचीत शुरू करूंगा। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह 2 नवंबर 1932 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में पैदा हुए थे और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनका देहावसान पिछले 10 मई को 2020 में हुआ। प्रोफेसर सिंह अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह जनपद से प्राप्त करके और उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय आते हैं और वहीं से उनकी समाजशास्त्र के क्षेत्र में शिक्षा की शुरुआत होती है और उन्होंने पीएचडी की डिग्री यहाँ से हासिल की थी और इसके बाद अध्यापन क्षेत्र में वो उतरते हुए आगरा, जयपुर, जोधपुर से जेएनयू तक पहुँचते हैं और प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रहते हुए एक समाजशास्त्र को अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रोफेसर सिंह वास्तव में एक शुरू से ही गहन अध्येता रहे। उन्होंने इस निमित्त देश विदेश की यात्राएं भी की थीं। खासकर कनाडा के मैगिल विश्वविद्यालय की एक प्रतिष्ठित फेलोशिप उन्हें मिली हुई थी और इसी दौरान उन्होंने अपने अध्ययन को एक ऊंचाई प्रदान की थी। यही नहीं, अपनी इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक मजबूत आधारशिला भी उसी दौरान अपने अध्ययन के दौरान तैयार कर ली थी। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा इस पुस्तक के आने के बाद एक भारतीय समाजशास्त्री के रूप में अस्थायी रूप से बन गई थी। वैसे देखा जाए तो प्रोफेसर सिंह के अध्ययन में आधुनिकीकरण, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक विषमता तथा वो इत्यादि व्यापक विषय अध्ययन में शामिल रहे हैं, किंतु परंपरा और आधुनिकता के संबंधों का जहाँ तक सवाल है, इसका विश्लेषण वो सामाजिक संरचना के भीतर जाकर सूक्ष्मता के साथ प्रोफेसर सिंह करते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप ये भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण पुस्तक हमारे सामने आती है। और यह पुस्तक पहली बार 1973 में थॉमसन पब्लिकेशन द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से प्रकाशित हुई थी। इसके बाद के सभी संस्करण रावत पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में आगे चलकर इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी 2006 में हमारे सामने आता है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह द्वारा इस पुस्तक के अंदर भारतीय समाजशास्त्र में पूर्व के समाज वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिकीकरण पर दी गई प्रतिक्रियाओं का एक विश्लेषण किया गया है। प्रोफेसर सिंह ने आधुनिकीकरण की शक्तियों को विश्लेषित करने के लिए मुख्य रूप से 2 अवधारणाओं को प्रयोग में लाया है और वे 2 अवधारणाएं हैं सामाजिक संरचना तथा परंपरा। इसमें सबसे पहले प्रोफेसर सिंह ने समकालीन समाजशास्त्री अध्ययनों की सहायता से सामाजिक परिवर्तनों एवं आधुनिकीकरण की असमान प्रक्रियाओं का सर्वेक्षण किया है और प्रोफेसर सिंह का मानना है कि परंपरा के ढांचे में हमारे विश्लेषण ने हमें आगाह कर दिया है कि हम भारतीय इतिहास से भी सबक लें। एक तरह से उन्होंने समाजशास्त्री इतिहास लेखन की आवश्यकता पर बल दिया है। संज्ञानात्मक संरचनात्मक विशेषताओं में मुख्य रूप से 4 तत्वों के होने की बात बताई है: सोपान क्रम, समग्रवाद, निरंतरता तथा पारलौकिकता।
भारतीय सामाजिक व्यवस्था तथा परंपरा के संरचनात्मक लक्षणों की व्याख्या में ड्यूमा मुख्य रूप से सोपान क्रम के तत्व को प्रकाश में लाते हैं। ड्यूमा की व्याख्या में सोपान क्रम के अंतर्गत समग्रवाद तथा परलौकिकता आते हैं, तो वहीं प्रोफेसर सिंह अपने उपरोक्त 4 विशेषताओं के संदर्भ में वैयक्तिक रूप से एवं सामूहिक रूप से भारतीय परंपरा की संरचना के अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते हुए दिखाई देते हैं, ताकि परंपराओं में निहित न केवल स्थायित्व की अपितु अनुकूलनात्मक परिवर्तनों से गुजरने की प्रवृत्ति को भी प्रकाश में लाया जा सके। सामाजिक संरचना तथा परंपरा की व्यवस्थाएं भारतीय सामाजिक घटनाओं एवं इसकी वास्तविकताओं के संपूर्ण पहलुओं को समाहित करती है। प्रोफेसर सिंह का मानना है कि इन्हीं व्यवस्थाओं में आधुनिकीकरण या तो अंतःजनित स्रोतों से आरंभ होता है या व्यवस्था के बाहर की शक्तियों के संपर्क में आने से होता है। अतः सामाजिक संरचना एवं परंपरा इन 2 महत्वपूर्ण आधारों पर ही सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण किया जाना चाहिए। प्रोफेसर सिंह का कहना है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अधिकांश अध्ययनों का अवधारणात्मक ढांचा ऐसा है कि उनका केंद्र बिंदु परंपरा को छोड़कर सामाजिक संरचना पर होता है अथवा सामाजिक संरचना को छोड़कर केवल परंपरा पर आधारित होता है। तो प्रोफेसर सिंह ने आधुनिकीकरण के विश्लेषण हेतु जिस अवधारणात्मक योजना को प्रयोग में लाया है वह न केवल भारत में सामाजिक परिवर्तन के बारे में फोकस करती है, बल्कि अधिकांश अवधारणात्मक सूत्रों को समेकित करने का या उसे कहिए समेटने का प्रयास करती है, अपितु उसका उद्देश्य इन सूत्रों को व्यवस्थित व व्यापक बनाना भी शामिल रहता है। इस पुस्तक को प्रोफेसर सिंह ने 7 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रथम अध्याय में जो शीर्षक प्रोफेसर सिंह देते हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन एक उपागम, इसके अंतर्गत प्रोफेसर सिंह ने कहा है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण पर आमतौर पर प्रचलित अवधारणात्मक सूत्रों के समूहों की वो समीक्षा पर बल देते हैं, जैसे संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण, लघु एवं बृहद परंपराएं, सार्वभौमिकीकरण तथा संकुचितीकरण जैसी अवधारणाएं शामिल होती हैं, जिनका भारत में सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे समाज वैज्ञानिकों ने सांस्कृतिक परंपराओं में परिवर्तन की अवधारणा के तौर पर प्रयोग किया है। प्रोफेसर सिंह ने अपने संरचनात्मक परिवर्तनों के विश्लेषण में उनकी कमियों एवं अवधारणा के तौर पर दिए गए तर्कों के कमजोर पक्षों को अपने अध्ययन में उजागर करते हैं। और प्रोफेसर सिंह के कहने का तात्पर्य यह है कि अवधारणाएं केवल तभी उपयोगी हैं जब उन्हें सामाजिक परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रियाओं से सीधे संबंध रखने वाली अन्य अवधारणाओं के साथ प्रयोग में लाया जाए। प्रोफेसर सिंह कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु अवधारणाओं के 2 समूह संरचना व परंपरा को एक योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए तथा इन्हें एक पैराडाइम के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए या एकीकृत किया जाना चाहिए तथा एक पैराडाइम के और इस प्रकार इस अध्याय के अंत में प्रोफेसर सिंह अवधारणाओं के इन समूहों की एकीकृत योजना पर बल देते हुए एक पैराडाइम सूत्रबद्ध करने की बात करते हैं और मुख्यतः इसे 2 आयामों पर आधारित बताते हैं। प्रथम आयाम में उन स्रोतों का जिक्र है जिससे सामाजिक परिवर्तन होता है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह बताते हैं कि सामाजिक व्यवस्थाओं के भीतर या तो आंतरिक स्रोत हो सकते हैं या बाह्य स्रोत हो सकते हैं, और दूसरा आयाम सामाजिक घटनाओं की प्रकृति से संबंधित है, जिसमें प्रोफेसर सिंह बताते हैं कि सामाजिक घटनाओं को क्रमशः परंपरा तथा सामाजिक संरचना के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामाजिक यथार्थ के इन 2 स्वरूपों के वर्गीकरण में आम परिपाटी का पालन करते हुए प्रोफेसर सिंह ने
परंपरा को लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा तथा सामाजिक संरचना को लघु संरचना एवं बृहद संरचना में उपविभाजित करते हैं। इस वर्गीकरण का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से है। प्रोफेसर सिंह अपने विश्लेषण को हिंदू धर्म एवं इस्लाम धर्म की परंपरा की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर केंद्रित करते हैं और कहते हैं कि हमारा विश्लेषण इस बात पर केंद्रित है कि ये परंपराएं आधुनिकीकरण की शक्तियों का किस तरह उत्तर दे रही हैं। प्रोफेसर सिंह अपने अध्ययन में बताते हैं कि भारत में दोनों पारलौकिकता के नियमों पर अपना प्रतिमान बनाई हुई थी, अतः हिंदू तथा इस्लामी दोनों परंपराओं के लिए आधुनिकीकरण का आशय सोपान क्रम से समानता, समग्रवाद से व्यक्तिवाद, निरंतरता से ऐतिहासिकता तथा पारलौकिकता से अलौकिक तर्कवाद है। एक तरह से कहें कि यह लौकिकीकरण की ओर टूटकर जाने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं होती है, इसमें तनाव अथवा सामाजिक विखंडन अंतर्निहित होते हैं। प्रोफेसर सिंह का मानना है कि पाश्चात्य प्रभाव के कारण आधुनिकीकरण एवं परिवर्तनों के बहुत पहले इस्लामी तथा हिंदू परंपराएं अनेक स्तरों पर अंतःजनित परिवर्तनों से गुजरी हैं। हिंदू परंपराओं में संस्कृतिकरण तथा मुस्लिम परंपराओं में इस्लामीकरण परिवर्तन की उन प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि ये दोनों परंपराओं के भीतर से ही हुए हैं। ये प्रक्रियाएं न केवल एक सांस्कृतिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती हैं, अपितु व्यवस्थाओं में सामाजिक संरचनात्मक तनावों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रोफेसर सिंह कहते हैं कि अध्ययनों में इस पूर्व के अध्ययनों में इस तनाव वाले पक्ष की उपेक्षा दिखती है। प्रोफेसर योंगन सिंह ने लिखा है, भारत में आधुनिकीकरण का भावी रूप मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि इस तरह के तनावों का किस रूप में समाधान किया जाता है। और द्वितीय अध्याय में प्रोफेसर सिंह जो शीर्षक देते हैं वह सांस्कृतिक परंपरा में अंतःजनित परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, और इसके अंतर्गत वो प्रोफेसर सिंह कहते हैं कि भारतीय समाज की बृहद परंपरा में वैदिक काल से लेकर 20वीं शताब्दी तक एक लंबे कालखंड का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि सांस्कृतिक सुधारों के रूप में कुछ न कुछ आंतरिक परिवर्तन होते रहे हैं। प्रोफेसर सिंह परिवर्तन की यह प्रक्रिया आंतरिक है क्योंकि विभिन्न सुधारों से जिन सांस्कृतिक नवाचारों को प्रोत्साहन मिला वे स्वयं यहाँ की मूल परंपरा की संरचना के अंदर से ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि बौद्ध एवं जैन धर्म द्वारा यहाँ की परंपरा से संबंधित जन्म और संस्करण के जिन सिद्धांतों को पूरी तरह बदल दिया गया वे भी यहाँ की वैदिक परंपरा की पुनरावृत्ति ही थे। इसे यहाँ की परंपरा के मूल सिद्धांत का ही रूपांतरण कहा जा सकता है। इसे स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर सिंह ने भारतीय परंपरा से संबंधित उन विभिन्न लक्षणों को विस्तार से इस पुस्तक में चर्चा करते हैं, जिनमें से विभिन्न कालखंडों में कुछ लक्षण प्रभावपूर्ण बनते रहे तथा कुछ कमजोर भी पड़ते रहे। आधुनिकीकरण के आंतरिक स्रोतों में मुख्य रूप से प्रोफेसर सिंह 3 स्रोतों की ओर इशारा करते हैं। एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। सांस्कृतिक पुनर्जागरण में वैदिक काल में सामाजिक संस्करण का जो खुला रूप था उसमें समय समय पर कुछ बंद समाज का उसे सामना करना पड़ा, तो उसे दूर करने के लिए उसी संरचना के भीतर से कभी उपनिषदों द्वारा तो कभी सांख्य दर्शन के द्वारा इसकी पुनर्विवेचना की गई। यही नहीं, समय समय पर विभिन्न संतों एवं समाज सुधारकों ने इसे पुनः स्थापित करने की कोशिश की। 19वीं शताब्दी से समाज सुधार की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई और स्वतंत्रता आंदोलन के समय तक जो एक स्पष्ट दृश्य सामने आया उसी को हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण कह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है जो
धार्मिक विभेदीकरण। प्रोफेसर सिंह धार्मिक विभेदीकरण के अंतर्गत कहते हैं कि भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण का दूसरा आंतरिक स्रोत धार्मिक विभेदीकरण के भीतर दिखाई देता है। इसी परंपरा के भीतर से बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। यह एक प्रकार से समाज सुधार का कार्य ही करते हैं। जैसे इन धर्मों ने अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया, किंतु बौद्ध और जैन धर्म ने जातियों के विभाजन एवं उसके भीतरी संस्करण को कभी भी स्वीकार नहीं किया। इनकी सदस्यता सभी जातियों, वर्णों एवं लिंग के लोगों के लिए खुली हुई थी। कहने का मतलब कि उस बंद समाज के एक विपरीत धारा इन लोगों ने चलाई। अतः इन धर्मों ने यहाँ की परंपराओं का आधुनिकीकरण करने में अपनी भूमिका निभाई। और तीसरा बिंदु संस्कृतिकरण, इसमें प्रोफेसर योगेंद्र सिंह लेते हैं और कहते हैं कि संस्कृतिकरण यहाँ की बृहद परंपरा से संबंधित नियमों तथा सिद्धांतों के विरुद्ध होने वाले विरोध को दर्शाने वाली एक प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया कर्म के उस सिद्धांत को अस्वीकार करती है जिसके द्वारा निम्न जातियों को एक विशेष परिस्थिति और भूमिका प्रदान की गई है। यही कारण है कि संस्कृतिकरण के बढ़ते प्रभाव से विभिन्न जातियों ने परंपरागत जाति संस्करण में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया। योगेंद्र सिंह आगे कहते हैं कि इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया वास्तव में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का ही छद्मरूप है। इसका अभिप्राय केवल उच्च जातियों की परंपराओं का अनुकरण करना मात्र नहीं होकर उन्हीं के समान राजनीतिक क्रियाओं, धार्मिक उद्यमिता, आधुनिक शिक्षा तथा व्यवहार के नए तरीकों को अपनाना भी रहा है। अतः हम देख सकते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी आधुनिकीकरण के एक आंतरिक स्रोत के रूप में दिखाई देती है। अब हम इस पुस्तक के तीसरे अध्याय की बात करेंगे और तीसरा अध्याय है इस्लाम का प्रभाव एवं आधुनिकीकरण। इसके अंतर्गत प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का कहना है कि इस्लाम की परंपराओं को प्रभावपूर्ण बनाने में उलेमाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के व्यवहार के सामान्य नियमों से लेकर न्याय व्यवस्था तथा प्रशासन तक को लगभग प्रभावित किया। ज्ञातव्य हो कि इस्लाम के साथ भारतीय समाज का संपर्क लगभग 1000 साल से भी अधिक पुराना है। इसका आरंभ 8वीं शताब्दी से तब शुरू हुआ जब अरब के लोगों ने सिंध के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। आज भारत में लगभग 20 करोड़ मुस्लिम अर्थात इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं। स्वाभाविक है इस्लाम आज भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ सन 1206 से 1818 तक मुस्लिम शासकों का साम्राज्य रहा, जो यहाँ के सांस्कृतिक इतिहास के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण ये बात है। सैद्धांतिक रूप से इस्लाम में किसी तरह का सामाजिक संस्करण नहीं मिलता है। एक निराकार शक्ति के प्रति विश्वास उसकी धार्मिक परंपरा है। इस्लाम से संबंधित सामाजिक परंपराएं भी भारतीय समाज की मौलिक परंपराओं से भिन्न दिखाई देती हैं। भारत में इस्लाम का प्रसार करने में सूफी परंपरा ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। अकबर ने दिए इलाही के रूप में एक ऐसे समन्वित संप्रदाय को स्थापित करने का प्रयत्न किया है जिसमें इस्लाम, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा यहूदी धर्म की शिक्षाओं का समावेश मिलता है। यह सच है कि भारत में इस्लाम और हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच कभी पारस्परिक सहमति नहीं बन सकी, लेकिन भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से ने इस्लाम की समानता, धार्मिक एकता तथा संस्करण मुक्त व्यवस्था से प्रभावित होकर इस्लाम को ग्रहण किया। उससे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता दिखाई देता है, ऐसा प्रोफेसर सिंह का मानना है। चतुर्थ अध्याय का जो शीर्षक प्रोफेसर सिंह देते हैं वह शीर्षक है पाश्चात्य प्रभाव तथा आधुनिकीकरण। तो प्रोफेसर सिंह इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पाश्चात्य प्रभाव के कारण भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन की बाह्य जनित प्रक्रियाओं की पड़ताल करते हुए नजर आते हैं।
उनका कहना है कि पाश्चात्य संपर्क के फलस्वरूप आधुनिकीकरण के प्रारंभ के साथ ही भारत में पूर्व और पश्चिम विरोधी परंपराओं के बीच बड़े स्तर के टकराव के ऐतिहासिक चरण की भी शुरुआत होती है। वहीं हिंदू धर्म इस्लाम के मध्य पूर्ववर्ती संपर्क का परिणाम सांस्कृतिक चुनौतियां तो थीं, परंतु वास्तव में टकराव दो पारंपरिक विश्व दर्शनों के बीच था। समय के साथ साथ सार्वभौमिकतावादी वैधानिक मानदंड, शैक्षणिक आधुनिकीकरण, संचार जालों का विस्तार, प्रौद्योगिकी, नगरीय केंद्रों का विकास, साथ ही राजनीतिक संस्थाओं का उदय एक समानांतर बृहद परंपरा के संस्थायीकरण में सहायता प्रदान की। यद्यपि इनमें से अधिकांश भारत में अपनी परिस्थितियों की ऐतिहासिकता के माध्यम से एक तरह से कहें स्वाभाविक रूप से विकसित हुई। भारत में आधुनिकीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन के अधिकांश अध्ययनों में संरचनात्मक पक्षों की व्याख्या व्यवस्थित रूप से नहीं हुई है, ऐसा प्रोफेसर सिंह का मानना है। पाश्चात्य प्रभाव के कारण भारतीय मूल्य व्यवस्था के समाज की उप संरचनाओं तथा सांस्कृतिक व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन स्पष्ट होते हुए दिखाई देता है। प्रोफेसर सिंह कहते हैं कि पाश्चात्य शैली द्वारा स्थापित ये सभी उप संरचनाएं आधुनिकीकरण के स्वतंत्र स्रोत कहे जा सकते हैं। 5वें अध्याय में प्रोफेसर सिंह जो शीर्षक देते हैं वो सामाजिक संरचना में परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, और इस अध्याय में वो बृहद संरचनात्मक परिवर्तन को केंद्र में रखते हैं। और प्रोफेसर सिंह कहते हैं कि मुख्य रूप से इस अध्याय में नौकरशाही, औद्योगिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक अभिजनों की भूमिका एवं संगठन का आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन किया गया है। प्रोफेसर सिंह अपने अध्ययन में देखते हैं कि अभिजन समूहों की सांस्कृतिक समरूपता, जिसका अस्तित्व अंग्रेजी काल में था अथवा स्वतंत्र भारत के प्रथम दशक में भी था, तब से धीरे धीरे विषम रूप लेती जा रही है। अब राजनीतिक अभिजन की तुलना में औद्योगिक, सैन्य, नौकरशाही तथा बौद्धिक अभिजनों की उपसंस्कृतियों, सामाजिककरण के प्रतिमानों तथा विश्व दर्शन में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई पड़ता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं की असंतुलित वृद्धि के फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था में यह संरचनात्मक अनियमितता की मात्रा को प्रतिबिंबित करता है। इसके बावजूद प्रोफेसर सिंह का निष्कर्ष है कि भारतीय मामले में इस प्रकार की अनियमितताएं समाधान योग्य हैं। प्रोफेसर सिंह कहते हैं कि भारतीय सामाजिक संरचना के भीतर जो सांस्कृतिक तनाव विविध प्रकार से व्यवस्था में विद्यमान है, यही आधुनिकीकरण के सूचक हो सकते हैं। तो 6ठे अध्याय की हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत भी शीर्षक वही है, सामाजिक संरचनाओं आधुनिकीकरण, किंतु इसके अंतर्गत लघु संरचनाओं से के संबंधात्मक कड़ियों का विश्लेषण करते हुए प्रोफेसर सिंह नजर आते हैं। और इसके अंतर्गत वो कहते हैं कि इसमें एक संकीर्णता का विस्तार दिखता है, जैसे किसी भाषाई क्षेत्र, नातेदारी संबंध या किसी संकीर्ण भौगोलिक सीमा तक इसका विस्तार सीमित रहता है। इसमें भारत में जाति पर आधारित संरचनात्मक संबंधों का एक क्षेत्रीय चरित्र दिखाई देता है, और इसकी व्यापक प्रकृति के कारण पारिवारिक व्यवस्था के सामाजिक संबंध जाति से आच्छादित होते नजर आते हैं। प्रामाणिक रूप में स्थानीय क्षेत्र में लोक कथा, अर्थव्यवस्था तथा अस्मिता पर आधारित रचनात्मक संबंधों में ग्राम समुदाय की जड़ें आबद्ध होती हैं। इन सभी संरचनाओं में पारंपरिक लचीलापन दिखाई पड़ता है। फिर भी भारत में आधुनिकीकरण के प्रति ये संस्थाएं कितनी समस्याएं खड़ी करती हैं, इस पर भी समाज वैज्ञानिकों का निरंतर वाद विवाद होता रहा है। ठीक इसके विपरीत प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का मानना है कि आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं के प्रति इन लघु संरचनाओं ने
महान अनुकूलनात्मक क्षमता के साथ व्यवहार किया है। प्रोफेसर सिंह कहते हैं कि आज जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आधुनिकीकरण की एक प्रमुख संरचनात्मक जाल बन गई है। गांव, जिला तथा कुछ सीमा तक राज्यों के अंदर स्थानीय निकायों में मतदान, व्यवहार तथा शक्ति संरचना जैसे कुछ प्रमुख संरचनात्मक स्वरूपों में जाति व्यवस्था जाति व्याप्त हो गई है। जाति अपने स्वाभाविक कार्यों को छोड़े बिना बहुत तेजी से एक निगमित समूह में अपने आप को रूपांतरित करती हुई नजर आ रही है। यह अनुकूलन पारिवारिक तथा ग्राम समुदाय के स्तर पर भी देखा जा सकता है। अर्थात कहने का आशय है कि संरचनात्मक विच्छेद या विखंडन के बिना परंपरागत संरचना में अनुकूलनकारी परिवर्तन आधुनिकीकरण का ही एक स्वरूप है। इस प्रकार कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण के साथ साथ एक नव परंपराईकरण का भी एक स्वरूप आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब 7वें अध्याय में प्रोफेसर सिंह जो शीर्षक देते हैं वह शीर्षक इस पुस्तक का ही शीर्षक है, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। और इस शीर्षक के अंतर्गत दरअसल उन्होंने इस पुस्तक में दी गई सभी नई स्थापनाओं का एक निष्कर्ष प्रस्तुत वो करते हैं। तो वो प्रोफेसर सिंह ने अपने पिछले अध्यायों में जो बात कही है कि पाश्चात्य सभ्यता के आने के पहले भारत में जो भी समय समय पर परिवर्तन हुए हैं उन्हें भी आधुनिकीकरण के नाम दिया जा सकता है। भारत में हिंदू व्यवस्था के प्रतिरोध के रूप में बौद्ध धर्म, जैन धर्म उभरे और एक अपने नए रास्ते बनाए, जिसमें प्रत्येक जाति एवं वर्ण के लोगों के लिए एक खुला स्थान रखा। इन आंदोलनों का भारतीय समाज की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक संरचना पर भी प्रभाव पड़ा। उत्तर भारत में सिख धर्म ने भी एक नई राह बनाई। उत्तर और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन ने भी अपने आधार बनाए। ठीक ऐसे ही ब्रिटिश राज में भी आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज ने भी अपने आधार बनाए। गांधीवादी आंदोलन ने भी अपने आधार बनाए, जो स्वतंत्रता और आज़ादी के रूप में सामने आया। वैसे भक्ति काल के आंदोलन में हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा मिलती है, किंतु बाकी सभी समाज सुधार के आंदोलनों में यह देखा जाता है कि ये सभी मूल धारा से टूटकर एक नई धारा बनाते हुए नजर आते हैं। प्रोफेसर सिंह अंत कहते हैं कि वस्तुतः भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा उभरता तनाव हमारा ध्यान नीतिगत क्रांतिकारी परिवर्तनों के साथ परिवर्तन की रणनीति में अति आवश्यक और अधिक समन्वय की ओर इशारा करते हैं। विभिन्न बिंदुओं पर व्यवस्था में अंतर्विरोध उभर रहे हैं, जो कि स्वतंत्रता के बाद के समय में आधुनिकीकरण हेतु प्रारंभ किए गए असंबंधित संस्थात्मक सुधारों तथा आर्थिक उपायों का परिणाम दिखता है। भारतीय दृश्य में अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि निरंतर तनावों तथा अंतर्विरोधों के बावजूद संस्थात्मक विखंडन के अवसर न्यूनतम हैं। राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्य पर्याप्त रूप में स्थायीकृत हो गए हैं। अभियान के विभिन्न स्तरों के मध्य सांस्कृतिक दूरी जो हाल में बहुत बढ़ गई है, वह इतनी दूरी भी नहीं है कि आधुनिकीकरण की विचारधारा के बारे में संघर्ष प्रारंभ कर दे। जाति जो परंपरा द्वारा स्वीकृत असमानता की जमीन पर एक संस्थात्मक रूप ले चुकी है, वह अब समितियों में अपने स्वयं के तार्किक एवं रूपांतरण के द्वारा असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अर्थात परंपरा के अनेक स्वतंत्र वर्गीकृत मूल्यों ने अपने आप को आधुनिकीकरण की सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रति अनुकूलन के साथ एक लचीलापन को अपनाया है। और इसी के साथ मैं कहूँ कि प्रोफेसर सिंह इसमें कुछ संरचनात्मक विसंगतियाँ पाते हैं, जिसे वो अपने इस पुस्तक में लास्ट में दर्ज करते हैं। कहते हैं कि समुचित नागरिक संस्कृति के प्रशिक्षण के बिना स्थापित होने वाला लोकतंत्र आचरण के सार्वभौमिक नियमों के बिना
स्थापित अधिकारी तंत्र, संचार के साधनों की असंतुलित वृद्धि, योजनाओं या महत्वाकांक्षाओं के अनुपात में संसाधनों की कमी, समाज कल्याण की विचारधारा का प्रसार किए बिना इसकी मौखिक घोषणाएं, औद्योगिक विकास की तुलना में नगरीकरण की अधिकता तथा सामाजिक स्तरीकरण में कोई उपयोगी परिवर्तन किए बिना आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना आज इस प्रकार की समाज में स्थितियां आज भी बनी हुई हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक विमर्श की संभावनाएं आगे बनी रहेंगी, ऐसा प्रोफेसर सिंह का इशारा है। अंत में मैं ये कहूँ कि प्रोफेसर सिंह अपने इस अध्ययन के दौरान कनाडा में जिस दौरान खास करके बहुत सारा हिस्सा वहीं पर उन्होंने लिख लिया था, तो उसमें कुछ प्रोफेसर इरविंग ब्रेसर जो संस्था के निदेशक थे जहां ये काम करते थे, और W. वेस्टले तथा प्रोफेसर रिचर्ड सेलिसबरी जो वहाँ के क्रमशः विभागाध्यक्ष के पद पर रहे, इन लोगों के दिए गए सहयोग को आभार के रूप में प्रकट करते हैं अपनी इस पुस्तक में। और इसके अलावा जो एक और दूसरी प्रोफेसर हैं एलेन डी रास, जिनके प्रति वो विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हमारे रहने की व्यवस्था के साथ साथ कुछ ऐसा माहौल बनाया था जिसे हम कनाडा और अमेरिका के बहुत से विद्वानों से संवाद करने में सफलता हासिल किए थे। और यही नहीं, उनके प्रोफेसर सिंह कहते हैं कि मेरे पहले लेखन की पहली पांडुलिपि का उन्होंने पाठ किया था और पाठ करके मुझे महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे, और इसके लिए उनका वो आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही कुछ भारतीय मूल के भी प्रोफेसर्स जो उनके सहयोगी थे और उनको बहुत सारा उत्साहवर्धन किए थे इस पुस्तक के लिए, उनका भी वो आभार व्यक्त करते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी आज इस पुस्तक पर बातचीत को यहीं विराम देता हूं, और आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि इस लॉकडाउन के अवसर पर आप अपनी तैयारी भी करें और अपने को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद।